क्या अमेरिकन फौज अब वॉशिंगटन के ऑर्डर्स को फॉलो करने से साफ साफ इनकार कर रही है? क्या मिडिल ईस्ट में इजराइल के लिए लड़ी जा रही जंग ने यूएस आर्म्ड फोर्सेस के अंदर एक ऐसी बगावत खड़ी कर दी है जो व्हाइट हाउस के फाउंडेशंस को हिला कर रख देगी? एक तरफ यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ये दावा करती है कि उनकी मिलिट्री वर्ल्ड की सबसे पावरफुल फोर्स है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही बयान कर रही है। एक के बाद एक अमेरिकन सोल्जर्स कैमरा के सामने आकर खुलेआम कह रहे हैं कि आवर गवर्नमेंट इज कॉम्प्रोमाइज्ड। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर सीधे आरोप लग रहे हैं कि अमेरिकन फौजियों की जानों को फॉरेन इंटरेस्ट और इजरायली प्रेशर के आगे सैक्रिफाइस किया जा रहा है। आज हम एनालाइज करेंगे कि आखिर क्यों अमेरिकन रैंक एंड फाइल सोल्जर्स के अंदर इतना गुस्सा भर चुका है, किस तरह ईरान की स्ट्रैटेजिक रेजिस्टेंस ने वॉशिंगटन की कैलकुलेशन को कंप्लीटली फेल कर दिया है, और क्या यूएस मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अंदर से कोलैप्स यानी खोखली हो रही है। सोशल मीडिया और डायरेक्ट मिलिट्री सर्कल से जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उन्होंने पेंटागन के होश उड़ा दिए हैं। एक्टिव ड्यूटी सर्विस मेंबर्स और वेटरन्स खुलकर सामने आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जंग अमेरिका के डिफेंस के लिए नहीं, बल्कि तेल अवीव और वॉशिंगटन के पॉलिटिकल एलीट के नैरो जियोपॉलिटिकल एजेंडा को बचाने के लिए लड़ी जा रही है। सोल्जर्स सीधा सवाल उठा रहे हैं कि हम वेस्ट एशिया के डेजर्ट में किसके लिए मरने जा रहे हैं? ईरान का सामना करके हम किसका भला कर रहे हैं? जब अमेरिका के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर टूट रहा है, तब बिलियंस ऑफ डॉलर्स फॉरेन वॉर्स में क्यों फेंके जा रहे हैं? एक सर्विस मेंबर ने यहां तक कह दिया कि व्हाइट हाउस और यूएस लीडरशिप कंप्लीटली कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है। ये कोई आम पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट नहीं है। जब यूनिफॉर्म पहना हुआ सोल्जर अपनी कमांड पर सवाल उठाता है, तो ये इंस्टीट्यूशनल रिबेलियन का क्लियर सिग्नल होता है। अब भैया, ईरान की एसिमेट्रिक रेजिलियंस ने वॉशिंगटन और उसके अलाइज को घुटनों पर झुका दिया है। अब भैया, एयर स्ट्राइक्स और प्रेशर टैक्टिक्स से ईरान को आसानी से झुकाया जा सकता था, ऐसा उन्हें वहम था, ये पूरी तरह से टूट चुका है। लेकिन रियलिटी इसके बिल्कुल उल्टी साबित हुई, हम सब जानते हैं। ईरान ने डिकेड्स लगाकर एक ऐसी डिफेंसिव और एसिमेट्रिक वॉरफेयर स्ट्रैटेजी डेवलप की जो किसी भी कन्वेंशनल सुपर पावर के लिए नाइटमेयर बन गई। भैया, ईरान के अंडरग्राउंड मिसाइल बेसिस और ड्रोन स्वॉर्म्स ने दिखा दिया कि उनकी डेटरेंस टेक्नोलॉजी वर्ल्ड क्लास है। उन्होंने डायरेक्ट स्ट्राइक्स और रीजनल चोक पॉइंट्स पर अपनी स्ट्रॉन्ग पकड़ बनाए रखी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का कंट्रोल ग्लोबली क्रूड ऑयल सप्लाई और कमर्शियल शिपिंग की लाइफलाइन पर ट्रिगर बन चुका था। वॉशिंगटन चाहे कितने भी दावे कर ले, ग्राउंड रियलिटी ये है कि ईरान को बाईपास करके रीजन में अब भी कोई स्टेबल मूव पॉसिबल नहीं है। अमेरिका का हाई टेक मल्टी मिलियन डॉलर इंटरसेप्टर्स को चीप और इफेक्टिव ड्रोन्स के सामने एग्जॉस्ट होना पड़ रहा है। पेंटागन का स्टॉकपाइल ड्रेन हो रहा है, उनके आम फौजियों की तबीयत खराब हो रही है, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट रैपिडली स्काईरॉकेट कर रही है, और ईरान ने प्रूव कर दिया है कि वो एक सॉवरेन कंट्री है जिसे कोएर्सिव थ्रेट से कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। अब भैया, इसका डोमेस्टिक बैकलैश हुआ है और ट्रंप की कुर्सी थर-थर कांप रही है। अमेरिकन पब्लिक और मिलिट्री दोनों अब इस बात को रियलाइज कर चुके हैं कि उन्हें एक एंडलेस लूप ऑफ फॉरएवर वॉर्स में धकेला गया है। भैया, ये जो अमेरिकी सरकार में बैठे हैं, इनका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन आम जनता के लिए चीजें महंगी हो जाती हैं, और आम सोल्जर जो सर्विस मेंबर्स हैं यूएस के, वो इधर उधर जाके जबरदस्ती की जंग। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने वादा किया था फॉरेन इंटरवेंशंस को बंद करने का, लेकिन उनकी पॉलिसी फॉरेन लॉबीज और अग्रेसिव नियो कंजर्वेटिव एलिमेंट्स के दबाव में आ चुकी है। जब फ्रंट लाइन पर खड़े सोल्जर्स देखते हैं कि उसकी कमांड उसे एक एंडलेस कॉन्फ्लिक्ट में फ्यूल की तरह यूज कर रही है, तब लॉयल्टीज ब्रेक होती हैं। और भैया, अगर अमेरिकी सेना अमेरिकी सरकार की सुननी छोड़ देगी तो फिर क्या होगा? यही वजह है कि ग्राउंड पर फ्रस्ट्रेशन इतना बढ़ चुका है कि ट्रूप्स खुलेआम एडमिनिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर रही हैं। पेंटागन के अंदर ये चर्चा गर्म है कि अगर कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट होता है तो क्या अमेरिकन ट्रूप्स वाकई लड़ने के लिए तैयार होंगे, या फिर हम अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंटरनल मिलिट्री क्राइसिस देखने जा रहे हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर या टेरिटोरियल डोमिनेंस तक लिमिटेड नहीं है, ये क्लियर आइडियोलॉजिकल ब्रेकडाउन है। ईरान ने अपनी सॉवरेनिटी और स्ट्रैटेजिक डेप्थ को डिफेंड करके ये दिखा दिया है कि वेस्टर्न हेगेमनी की लिमिटेशंस क्या हैं। दूसरी तरफ वॉशिंगटन के कॉरिडोर्स में बैठी लीडरशिप अपने ही सोल्जर्स का विश्वास खो चुकी है।
जब एक नेशन की आर्म्ड फोर्सेस अपनी ही कमांडर इन चीफ की पॉलिसी को कॉम्प्रोमाइज्ड बोलने लगे तो समझ लीजिए कि एम्पायर का डीके शुरू हो चुका है, यानी ये अमेरिकी सल्तनत अंदर से सड़ने लगी है। आने वाले दिनों में देखना होगा कि क्या व्हाइट हाउस इस इंटरनल रिवोल्ट और जियोपॉलिटिकल फेलियर के बाद अपने कदम पीछे खींचता है या फिर एक ऐसी आग में कूदता है जिसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ उनके अपने फौजियों का होगा। क्या कभी आपने सोचा है कि दुनिया पर रौब झाड़ने वाला और खुद को सुपर पावर कहने वाला अमेरिका किसी देश के सामने इतना लाचार हो जाएगा कि उसका ऑयल तक बिक जाएगा और वो देखता रहेगा? सही सुना आपने, ईरान ने ऐसी चाल चली है और अमेरिका को ऐसी पटखनी दी है कि वॉशिंगटन के गलिबों में हो हल्ला मचा हुआ है। ईरान ने ना सिर्फ यूएस का ऑयल टैंकर जब्त किया बल्कि उसे कानूनी तौर पर बेच दिया और उसका पूरा का पूरा पैसा अपने उन मासूम बच्चों और मरीजों में बांट दिया जो अमेरिका की गैर कानूनी पाबंदियों का शिकार हो गए थे। आइए इस बेहद दिलचस्प और डैमिंग कहानी को एकदम आसान जुबान में शुरुआत से समझते हैं। जी हाँ दर्शकों, किस्सा शुरू होता है साल 2023 से, जब पर्शियन गल्फ के समंदर में ईरान की ताकत का परचम लहरा रहा था। ईरानियन अथॉरिटीज ने एक अमेरिकन ऑयल टैंकर को घेर कर पकड़ लिया और उसका पूरा ऑयल कार्गो जब्त करके अपने कब्जे में ले लिया। तब से लेकर अब तक अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसकी हुई थी कि आखिर एक छोटे से टैंकर पर उनका कंट्रोल कैसे चला गया। क्या समुंदर पर मंडरा रहे अमेरिका के ऑयल टैंकर्स पर अमेरिका का ही हक नहीं है? असली ट्विस्ट तब आया जब यह मामला कोर्ट में गया। ईरान के 771 ऐसे आम लोग जो एपिडोमिलस बुलोसा यानी बटरफ्लाई डिजीज जैसे बेहद दर्दनाक और रेयर बीमारी से जूझ रहे हैं, उन्होंने अमेरिका के खिलाफ एक ऐसी ऐतिहासिक कानूनी लड़ाई शुरू की। इन बेचारों की स्किन इतनी नाजुक होती है कि जरा सी चोट भी उनके लिए नरक जैसी बन जाती है और अमेरिका की जालिम सैंक्शंस की वजह से इन्हें वो जरूरी दवाइयां और मेडिकल बैंडेजेस तक नहीं मिल पा रही थी जो इनकी जान बचाने के लिए जरूरी थी। अमेरिका अपना दबदबा दिखाना चाहता था और ईरान के मासूमों की उसने जान ली। अब यहाँ पर शुरू होती है असली कहानी कि कैसे अमेरिका को हर तरह से बेइज्जत होना पड़ा। तेहरान की कोर्ट ने इस पूरे मामले पर जब सुनवाई की तो उन्होंने साफ तौर पर अमेरिकन सरकार को इन मासूम मरीजों की तकलीफ और बर्बादी का जिम्मेदार माना। कोर्ट ने कहा कि अमेरिकन सैंक्शंस बिल्कुल गैर कानूनी और जालिम है। इसके बाद क्या था? ईरान की जुडिशरी ने अपने कानून और आदेश के तहत उसे जब्त किए गए अमेरिकन ऑयल कार्गो को खुलेआम मार्केट में बेच दिया। जरा सोचिए, उस ऑयल का एक एक रुपया सीधा अमेरिका की जेब से निकलकर उन बीमार लोगों के अकाउंट में पहुंच गया। अमेरिका बस देखता रहा कैसे उसका तेल दुनिया में नीलाम हो रहा है और अपनी हार पर हाथ मलता रह गया क्योंकि ईरान ने उन्हें उन्हीं के हथियारों से मात दे दी। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक ऑयल कार्गो को बेचने की खबर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि जब कोई देश अपने हक के लिए खड़ा होता है तो बड़े से बड़ा सुपर पावर भी घुटने टेकने पर मजबूर हो जाता है। अमेरिका की दादागिरी और ईगो को ईरान ने धूल चटा दी है। दुनिया को अपनी इनविंसिबल नेवल पावर से डराने का दावा करने वाला अमेरिका आज खुद अपने बनाए झूठ के बोझ के तले दब रहा है। वॉशिंगटन के वॉरमॉन्गर्स हर रोज वेस्ट एशिया से लेकर फार ईस्ट तक सॉवरेन नेशंस को धमकियां देते हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि जहां एक तरफ पेंटागन ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स वेस्ट कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ उनके मल्टी बिलियन डॉलर सुपर वेपन्स समंदर के बीच बिना पावर, बिना बेसिक फैसिलिटीज के स्ट्रैंडर्ड हो रहे हैं, कमजोर हो रहे हैं। साउथ चाइना सी में यूएस नेवी के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस बेनफोल्ड का 4 दिन तक पूरी तरह पैरालाइज रहना और इससे पहले यूएसएस अब्राहम लिंकन जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर्स पर फेल होती लॉजिस्टिक्स, ये कोई आम टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, ये वेस्टर्न मिलिट्री हेगेमनी के स्ट्रक्चरल कोलैप्स और ओवरस्ट्रेच्ड इंपीरियल एम्बिशंस का डायरेक्ट सबूत है। पहले समझते हैं कि उन कंटेस्टेड वाटर्स में आखिर हुआ क्या जहां यूएस जबरदस्ती अपनी मिलिट्री प्रेजेंस फोर्स करता था। यूएसएस बेनफोल्ड, जिसे अमेरिकन मीडिया एक मॉडर्न फ्लोटिंग फोर्ट्रेस की तरह बेचता है, साउथ चाइना सी में रूटीन पेट्रोल टैंक पर निकला, लेकिन अचानक इस सो कॉल्ड हाई टेक वॉरशिप के सारे मेन जनरेटर्स एक के बाद एक फेल हो गए।
4 दिन तक, पूरे 96 घंटे तक ये हेवीली आर्म्ड वॉरशिप समंदर के बीच एक बेजान लोहे के डब्बे की तरह पड़ा रहा। सोचिए, जिस नेवी का काम दूसरे देशों को इंटिमिडेट करना है, उसके सेलर्स 4 दिन तक एक्सट्रीम गर्मी में बिना एसी, बिना पानी, बिना फंक्शनिंग सैनिटरी सिस्टम्स के फंसा रहा। शिप के मेस हॉल्स बंद थे और उन्हें दूसरे शिप से इमरजेंसी फूड मंगवाना पड़ा। ये वही शिप्स हैं जिन्हें वॉशिंगटन एंटी इंपेरियलिस्ट फोर्सेस और सोवरेन नेशंस को इंटिमिडेट करने के लिए फॉरवर्ड डिप्लॉय करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि इंटरनल लॉजिस्टिक्स और बेसिक मेंटेनेंस के लेवल पर इनका दम घुट रहा है। लेकिन यूएसएस बेनफोल्ड अकेला नहीं है। इस पूरे नैरेटिव को वेस्ट एशिया के पर्सपेक्टिव से देखिए। जब यूएस नेवी ने रेड सी और पर्शियन गल्फ में डेटरेंस रिस्टोर करने के बड़े बड़े दावे किए थे, तब क्या हुआ? रेजिस्टेंस फोर्सेस के लो कॉस्ट एसिमेट्रिक ड्रोन्स और मिसाइल्स के सामने $multi million अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स एग्जॉस्ट हो गए। ईरान ने जो मार मारी है वो इतिहास याद रखेगा। अमेरिकन कैरियर्स और डिस्ट्रॉयर्स को रिलेंटलेस ऑपरेशंस में धकेला गया, जिससे उनकी फ्लीस पर अनप्रेसिडेंटेड मैकेनिकल और साइकोलॉजिकल प्रेशर बिल्ड हुआ। इसका डायरेक्ट रिजल्ट सामने आया जब सुपर कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन पर डिप्लॉयमेंट के दौरान सेवियर सप्लाई चेन इश्यूज, कंटामिनेटेड वाटर और सीवेज ब्रेकडाउन की रिपोर्ट्स लीक हुई थी। यानी यूएसएस अब्राहम लिंकन और जेराल्ड फोर्ड को तो ईरान ने मारा और बेनफोल्ड का हाल अपने आप ही खराब हो गया। वॉशिंगटन के पॉलिटिकल एलीट्स ने इन रिपोर्ट्स को सप्रेस करने की पूरी कोशिश की, लेकिन सच छुपाया नहीं जा सकता। अमेरिकन मिलिट्री मशीन ग्लोबली ओवर एक्सटेंड हो चुकी है, चाहे वो पर्शियन गल्फ हो, बाब-एल मंडेब हो या साउथ चाइना सी। यूएस इंपेरियल नेवी अब उन वाटर्स को डोमिनेट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखती जहां उनका कोई लेजिटिमेट हक नहीं। पेंटागन का एनुअल बजट $800 बिलियन क्रॉस कर चुका है, लेकिन ये सारा पैसा जा कहाँ रहा है? मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के करप्ट कॉर्पोरेट लॉबीज नए नए एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट्स को पुश करते हैं ताकि डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स की जेबें भरी जा सके। पूरी दुनिया में जंग छेड़ते हैं ताकि पैसे कमाए जा सके, लेकिन ग्राउंड पर जो एक्टिव फ्लीट है, जो शिप्स कॉन्टिन्यूअसली फॉरवर्ड डिप्लॉयड है, उनका ना ठीक से रिपेयर हो रहा है, ना ही ओवरऑल अमेरिकन शिपयार्ड्स कंप्लीटली चोक है। मेंटेनेंस बैकलॉग्स सालों पीछे चल रहा है और उनके सेलर्स फिजिकल और मेंटल बर्नआउट का भी शिकार है। जब एक एम्पायर डिक्लाइन पर होता है तो उसकी पहली निशानी यही होती है कि बाहर से अग्रेशन और एरोगेंस दिखाता है, लेकिन अंदर से धीरे धीरे इंस्टीट्यूशनल डीके यानी खोखलापन आता है और फिर आता है ऑपरेशनल फेलियर। आज ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर बदल चुका है। वो दौर खत्म हो गया जब एक अमेरिकन एयरक्राफ्ट भेजकर किसी भी इंडिपेंडेंट नेशन को झुकाया जा सकता था। आज रेजिस्टेंस फ्रंट और मल्टीपोलर वर्ल्ड के सॉवरेन नेशंस ने ये प्रूव कर दिया है कि सेल्फ रिलायंस, एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज और स्ट्रैटेजिक पेशेंस के जरिए वेस्टर्न नेवल इंटिमिडेशन को इफेक्टिवली न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, जैसा ईरान ने करके दिखाया। साउथ चाइना सी में यूएसएस बेनफोल्ड का हेल्पलेस हो जाना और वेस्ट एशियन वाटर्स में उनके कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स का डिफेंस पोस्चर में आ जाना इस बात का साफ सिग्नल है कि अब अमेरिकन डेटरेंस पेपर टाइगर बन चुकी है। अमेरिकी नेवी अब कमजोर हो चुकी है। आखिर में सवाल सिर्फ एक है कि डिस्ट्रॉयर के जनरेटर फेल होने का नहीं है, सवाल उस इंपेरियल माइंडसेट का है जो अपने इंटरनल क्राइसिस को इग्नोर करके पूरी दुनिया में एग्रेशन एक्सपोर्ट कर रहा है, पूरी दुनिया जीतने की कोशिश कर रहा है और अब अपनी नेवी खोखली हो चुकी है। वॉशिंगटन चाहे जितनी भी मिलिट्री बिल्डअप का दिखावा करे, फैक्ट यही है कि फॉरवर्ड डिप्लॉयड अमेरिकन फ्लीट अंदर से टूट रही है और जब तक यूएस अपनी हेगेमोनिक पॉलिसीज और अनलॉफुल ग्लोबल इंटरफेरेंसेस को बंद नहीं करता, तब तक समंदर में उनके इनविंसिबल वॉरशिप्स इसी तरह एक्सपोज होते रहेंगे। क्या पर्शियन गल्फ में पावर डायनामिक्स हमेशा के लिए बदल चुके हैं? क्या वेस्टर्न मिलिट्री प्रेजेंस और गल्फ स्टेट्स का इजराइल के साथ अलायंस अब तेहरान के स्ट्रैटेजिक डेटरेंस के सामने कमजोर पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब अमेरिका और उसके एलाइज ईरान पर लगातार प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या तेहरान ने भी अपनी रेड लाइंस को एस्टैब्लिश कर दिया है? पर्शियन गल्फ एक बार फिर हाई अलर्ट पर है।
लेकिन इस बार नैरेटिव वो नहीं है जो मेन स्ट्रीम वेस्टर्न मीडिया दिखाने की कोशिश करता है। इस बार नैरेटिव ये है कि ईरान यूएस को दबाव में डाल रहा है। इस बार ईरान यूएस पर प्रेशर बना रहा है। यूएई ने क्लेम किया है कि ईरान की तरफ से 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए गए, जिनमें से एक मिसाइल उनके टेरिटोरियल वाटर्स में गिरा। अबू धाबी इमरजेंसी अलर्ट जारी कर रहा है, एयर डिफेंस सिस्टम्स को डिप्लॉय कर रहा है और फर्म रिस्पॉन्स की वार्निंग दे रहा है। लेकिन इस पूरे जियोपॉलिटिकल चेसबोर्ड को समझने के लिए हमें सरफेस लेवल हेडलाइन से आगे बढ़ना होगा और गहराई को समझना होगा कि अब यूएई पे क्यों दबाव बनाया जा रहा है। पिछले कुछ महीनों से जब से यूएस और इजरायली इंटरेस्ट ने रीजन को इंस्टिगेट किया, तब से एक बात बिल्कुल साफ है। तेहरान ने क्लियर कर दिया है कि वो किसी भी यूनिलैटरल प्रेशर के आगे सरेंडर तो नहीं करेगा। वेस्टर्न सैंक्शंस, मिलिट्री थ्रेट्स और रीजनल प्रोवोकेशंस के बावजूद ईरान ने अपनी स्ट्रैटेजिक सॉवरेनिटी और टेक्नोलॉजिकल एज को कंसिस्टेंटली मेंटेन किया। जब फरवरी के लेट फेज में यूएस और इजरायली स्ट्राइक्स ने रीजनल इक्विलिब्रियम को डिसरप्ट करने की कोशिश की, तब ईरान ने दिखा दिया कि उसके रेजिस्टेंस नेटवर्क और इंडिजिनस मिसाइल कैपेबिलिटीज को इग्नोर नहीं किया जा सकता है। हजारों ड्रोन्स और प्रिसिजन गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइल्स के जरिए तेहरान ने यह मैसेज भेजा था कि अगर ईरान पर डायरेक्ट अटैक होता है तो गल्फ के जो भी बेसेस या एसेट्स फॉरेन एग्रेशन को फैसिलिटेट करेंगे वो सेफ नहीं रहेंगे। अब आते हैं यूएई के इन दावों पर। यूएई का कहना है कि महीनों बाद पहली बार डायरेक्ट मिसाइल थ्रेट डिटेक्ट हुई है, जिसके बाद पब्लिक अलर्ट जारी किया गया है। आपको याद होगा फरवरी एंड और मार्च के महीने में जब यूएई पर डायरेक्ट अटैक्स हो रहे थे, अबू धाबी और दुबई पर अटैक्स हो रहे थे। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूएई अचानक इतना डिफेंसिव क्यों हो गया है। यूएई तो अमीर देश है भैया, पलटवार क्यों नहीं करता। फैक्ट ये है कि यूएई और उसके रीजनल पार्टनर्स पिछले कुछ सालों से वॉशिंगटन और तेल अवीव के स्ट्रैटेजिक ऑर्बिट में तेजी से मूव कर रहे हैं। जब आप उन फोर्सेस को शेल्टर और ऑपरेशनल कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं जो ईरान के नेशनल सिक्योरिटी इंटरेस्ट के खिलाफ काम कर रही हैं, तो रीजनल डायनामिक्स नेचुरली कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। उन्होंने सोचा था कि भैया हमने अपने यहाँ अमेरिकी मिलिट्री को पनाह दे रखी है तो वो हमारी सिक्योरिटी कर लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जून में जो टेम्परेरी डिप्लोमेटिक अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ था, उसकी रियलिटी सबको पता है। वॉशिंगटन ने उस एग्रीमेंट की कोर स्पिरिट को रिस्पेक्ट ही नहीं किया। हर बार की तरह वेस्टर्न साइड ने डी एस्केलेशन की बातें तो की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर सैंक्शंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ऑयल शिपमेंट्स पर ब्लॉकेज जैसी एक्टिविटीज को सीक्रेटली बैक किया था। जब एडनॉक लिंक टैंकर्स या रीजनल ट्रेड रूट्स पर डिसरप्शन की रिपोर्ट्स आई, तो ये डायरेक्ट रिजल्ट है उन यूनिलैटरल अग्रेसिव पॉलिसीज का जो फॉरेन पावर्स पर्शियन गल्फ पर थोपना चाहती हैं। ईरान का स्टांस शुरू से ही प्रिंसिपल रहा है, पर्शियन गल्फ का सिक्योरिटी फ्रेमवर्क सिर्फ और सिर्फ रीजनल कंट्रीज के हाथ में होना चाहिए, ना कि किसी फॉरेन नेवी या वेस्टर्न इन्वेंशनरिस्ट पावर्स के। तेहरान ने हमेशा ये एस्टैब्लिश किया है कि उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी अग्रेसिव कॉन्क्वेस्ट के लिए नहीं, बल्कि अल्टीमेट डेटरेंस के लिए डिजाइन की गई है। जब तक यूएस और उसके एलाइज रीजन में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी फॉलो करेंगे, तब तक ईरान अपनी सिक्योरिटी पैरामीटर को अग्रेसिवली डिफेंड करेगा। और अब जहां दुनिया शांति की उम्मीद लगा रही थी इस जंग में, वहां ईरान ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि यूएई पर अगर हमला करने की कोशिश हुई है तो ये डायरेक्ट ललकार है डोनाल्ड ट्रंप को। और यूएई और यूएस के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, एक पर हमला होना कोई छोटी बात नहीं है। ये लेटेस्ट मिसाइल इंसिडेंट, चाहे वो स्ट्रैटेजिक डेटरेंस का डिमॉन्स्ट्रेशन हो या उन्हें उनकी लिमिट्स याद दिलाने का एक सिग्नल, साफ जाहिर करता है कि तेहरान बिना किसी डायरेक्ट प्रोवोकेशन के भी अब साइकोलॉजिकल और टैक्टिकल डोमिनेंस बनाए हुए हैं। अब पहले हमला ईरान पर नहीं हुआ था, अब ईरान पहल कर रहा है। ईरान अब अग्रेसिवली इस जंग को लड़ रहा है। एक तरफ जहां यूएई के सोफिस्टिकेटेड वेस्टर्न एयर डिफेंसेस उन्हें एब्सोल्यूट गारंटी नहीं दे पा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान ने बिना ओपन वॉरफेयर में एंगेज हुए पूरे गल्फ को कैलकुलेटेड स्टैंड लेने पर मजबूर कर दिया है। अब ऐसे हमलों के थ्रेट से यूएई मजबूर होगा कहने को कि भैया आप यहां से चले जाओ, अमेरिका को अपने देश में बेस नहीं देगा।
वेस्टर्न कैपिटल्स में बैठे स्ट्रैटेजिस्ट अक्सर ये भूल जाते हैं कि ईरान कोई ऑर्डिनरी रीजनल पावर नहीं है। डिकेड्स के हार्श सैंक्शंस और कंटेनमेंट पॉलिसीज के बावजूद इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने ऐसी एसिमेट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटीज बिल्ड की हैं जो ट्रेडिशनल एयर सुपीरियरिटी को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर सकती हैं। चाहे हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, ड्रोन स्वॉर्म्स हो या प्रिसिजन नेवल एसेट्स, तेहरान ने बैलेंस ऑफ पावर को रीडिफाइन किया है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या अबू धाबी और उसके वेस्टर्न बैकर्स इस सिग्नल को समझेंगे या फिर एक और डेंजरस एस्केलेशन की तरफ बढ़ेंगे? रियलिटी ये है कि गल्फ मोनार्कीज का पूरा इकोनॉमिक मॉडल स्टेबिलिटी, ट्रेड रूट्स और मैरिटाइम सेफ्टी पर टिका हुआ है। माना उनके पास तेल है, लेकिन तेल जाता तो समुंदर के रास्ते से ही है ना। अगर वो वॉशिंगटन और तेल अवीव के अग्रेशन एजेंडास के कोलैटरल बनते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान उन्हीं के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रेड सिक्योरिटी का होगा। दुबई जो यूएई के अंदर है, टूरिज्म का बहुत बड़ा हब है। जब से ये जंग शुरू हुई है, उन्होंने टूरिस्ट रेवेन्यू के रूप में लाखों करोड़ों का नुकसान झेला है। तेहरान ने एक बार फिर प्रूव कर दिया है कि रीजनल सिक्योरिटी सिर्फ म्यूचुअल रिस्पेक्ट से ही पॉसिबल है। जब तक ईरान की सॉवरेन राइट्स, उसके ट्रेड रूट्स और उसके सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, तब तक फॉरेन बैक डेटरेंस मॉडल्स पर्शियन गल्फ में फेल होते रहेंगे। बॉल अब उन कैपिटल्स के कोर्ट में है जो ये डिसाइड करेंगे कि उन्हें फॉरेन इंटरवेंशन के साथ खड़ा होना है या ग्राउंड रियलिटी को एक्सेप्ट करके स्ट्रैटेजिक पारिटी के साथ जीना है। अब दर्शकों, बात यही है कि ईरान यूएई पर भी हमला कर सकता है। जॉर्डन में तो तबाही मचाई ही थी, और जितने भी मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया के अंदर देश हैं, उन पे खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि ईरान अब अग्रेसिव हो रहा है। अब वो चाहता है कि मिडिल ईस्ट से एक एक अमरीकी सैनिक भाग जाए। ऐसे में जो भी आपको लगता है, जो भी आपकी राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देख रहे हैं वन इंडिया, मैं हूं आकाश कौशिक। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.